और भाई क्या हाल है ट्वेल्थ वाले। तो ट्वेल्थ का बेसिक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का अपना हो गया था, ठीक है। और अब अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ट्वेल्थ बायोलॉजी, ठीक है। और इसके अंदर जो मैं टॉपिक आपको आज लेके चल रहा हूं, उस दिन अपन ने पहला इंट्रोडक्शन ले लिया था कि अपने पास बायोलॉजी में ट्वेल्थ में आरबीएससी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसमें से मैं जो आपको पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी मानव कार्य की, जिसमें मानव के शरीर की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला चैप्टर जो अपने पास में है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ने का तरीका वही, अपने पास किताब लेके बैठ जाएं, कॉपी लेके बैठ जाएं, पेन लेके बैठ जाएं, अपनी टेबल कुर्सी पे रहें। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका वही है। डेली आप 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना स्टार्ट कर दें घर पे इन वीडियो लेक्चर के अलावा, ठीक है। तो पाचन तंत्र, सबसे पहले बात यही करें कि पाचन होता क्या है। What is the meaning of digestion? पाचन क्या होता है, ठीक है। हम कई बार ये बोलते हैं कि खाना खा लिया तो वो खाना पच जाता है, या फिर पाचन किस में होता है, डाइजेशन किस में होता है, क्या सब जीवों में होता है, क्यों होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि पाचन प्लांट्स में नहीं होता है, प्लांट्स में डाइजेशन नहीं होता है, एनिमल्स में होता है, जंतुओं में होता है। प्लांट्स में इसकी जगह पर होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जो काम, मेरी बात समझना, जो काम फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में करता है, जो काम फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में करता है, प्रकाश संश्लेषण, वही काम पाचन किस में करता है, एनिमल्स में। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। कैसा भोजन बनाते हैं? सरल भोजन बनाते हैं। हम बात करते हैं कैसा भोजन बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक फूड। कैसा भोजन बनाते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक फूड, यानी सरल कार्बनिक भोजन। 9th 10th में ये टॉपिक आपके आ चुके हैं वैसे। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको नीट लेवल पे और 12th लेवल पे बात करते हैं। तो एनिमल्स में सरल भोजन बनाने का तरीका क्या है, पाचन, ठीक है ना। जनरली कई बार ये होता है खाना खाया और खाना पच गया, और ऐसा कहा जाता है कि खाना पचने से एनर्जी मिलता है। नहीं, खाना पचने से केवल और केवल, ध्यान रखना मेरी बात को, खाना पचने से केवल और केवल क्या होगा, सरल भोजन मिलेगा। क्या होगा? सरल भोजन मिलेगा, सिंपल ऑर्गेनिक फूड। पाचन क्या होता है, डेफिनेशन निकलेगी कि जो जटिल भोजन है, कौन सा भोजन है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जटिल कार्बनिक भोजन। समझना मेरी बात को, हम लोग जब भोजन करते हैं तो हम जटिल भोजन को ग्रहण करते हैं। जटिल कार्बनिक भोजन का सरल कार्बनिक भोजन में परिवर्तन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का सिंपल ऑर्गेनिक फूड में चेंज, ठीक है। ये चेंज कौन करेगा? तो हमारे शरीर में कोई भी काम करने के लिए, ध्यान रखना, जीवों के अंदर कोई भी काम करने के लिए एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। नाम तो सुना हुआ होगा, एंजाइम। ये शरीर, ये जैसा वैसा ही होता है जैसे केमिस्ट्री में आपके किसी भी क्रिया को, स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट होता है, उत्प्रेरक, ठीक है ना, जो स्पीड को बढ़ा देता है। वैसा ही हमारे शरीर के अंदर उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। काम करने की दर को बढ़ा देता है जीवों में। जीवों का मतलब क्या हो गया, बायो, है ना। तो बायो, और बायो के अंदर स्पीड बढ़ा रहा है, तो एंजाइम को एक नाम और दिया जाता है, बायो कैटालिस्ट। एक नाम और दिया जाता है क्या, जैव उत्प्रेरक। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो एंजाइम या बायो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलना क्या है, डाइजेशन, एनिमल्स, ठीक बात है। और सिंपल फूड मिल गया,
उस सिंपल फूड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने अच्छा कहां होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कहां होता है, हम लोग एक नाम यूज करते हैं जीआईटी। क्या नाम यूज करते हैं, जीआईटी, या फिर क्या नाम यूज करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, आहार नाल। और जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठर आंत्रिय पथ। जठर वर्ड किसके लिए यूज लिया जाता है, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज लिया जाता है, सुना होगा आपने, स्टोमक, आमाशय, इंटेस्टाइन यानी आंत्र की बात करते हैं। तो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का एक नाम और बन गया क्या, जीआईटी। तो एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी में कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में एंजाइम की प्रेजेंस में बदलना, क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, क्या हो गया, पाचन हो गया। तो आपका खाना कहां पचा भाई, यहां पर, किसने पचाया, इन्होंने। उसमें क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड किसको कहते हैं आप लोग, आप जो भोजन करते हैं उसमें क्या घटक हैं जिनको हमें पचाना है। तो मेनली ध्यान रखिएगा, जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, हमारे जब हम भोजन कर रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, टॉपिक हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल, J1, उसमें आता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में आपके फूड में कंपोनेंट होता है प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन। उसके बाद में आपके कंपोनेंट होता है फैट मेनली। और थोड़ा बहुत अगर हम लोग बात करें, हम लोग न्यूक्लिक एसिड का भी पाचन करेंगे। हम क्यों पाचन करना चाह रहे हैं, ताकि जटिल भोजन किस में बदल जाए, सिंपल में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, थोड़ा बहुत न्यूक्लिक एसिड, उसका भी डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और हमारे भोजन में क्या घटक हो सकते हैं, नो डाउट हम उनसे एनर्जी तो नहीं लेंगे, पानी भी होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी इससे, लेकिन ये भोजन का घटक तो है, नो डाउट। हम लोग विटामिन की बात भी कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें इसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास में गया, तो इसका सिंपल रूप क्या होगा, ये जटिल भोजन है तो इसका सरल रूप क्या होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप, मैंने फिर कह रहा हूं 11th में बताया था, उसको हम लोग एक नाम देते हैं मोनोसेकेराइड। क्या नाम देते हैं, मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट अगर जटिल रूप में है किसी में भी, तो उसको सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या हो गया, मोनोसेकेराइड। बड़ा फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज, ठीक बात है। इसी तरीके से प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अगर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको डाइजेस्ट किया है, पाचन किया है, तो आपको क्या मिलेगा, एमिनो एसिड। क्या मिलेगा, एमिनो एसिड। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। फैट आप लोग खा रहे हैं, उससे अगर आपको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपको मिलेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या मिलेगा भाई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो जटिल भोजन जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, उनको मोनोसेकेराइड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में एंजाइम की प्रेजेंस में, जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन, पाचन। सरल भोजन हम लोग पाचन से बनाते हैं। प्लांट्स किससे बनाएंगे भाई, प्लांट्स किससे बनाएंगे सिंपल फूड, तो उनके पास तरीका क्या है, फोटोसिंथेसिस। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो 12th RBSc का मैं एक चैप्टर आपके स्टार्ट कर रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पाचन हो गया, ठीक है। आहार नाल की लगभग लंबाई में अगर आपसे बात करूं तो 4 से 5 मीटर है, ठीक है। लेकिन अगर डेथ हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो ये लगभग 7 मीटर के आसपास हो जाती है। यानी मरने के बाद आहार नाल की लंबाई कम हो जाती है, काम तो नहीं कर पाती है, 7 मीटर के आसपास, ठीक बात है। लूज हो जाती है, शिथिल हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भोजन पच गया भाई, पचने का मतलब क्या है, ऊर्जा नहीं मिली है, एनर्जी नहीं बनी है, खाली क्या हुआ है, जटिल भोजन
कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में बदला है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का सिंपल रूप क्या है? मोनोसेकेराइड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। बात क्लियर है? अब आप मान लीजिए पच गया भोजन, अब क्या होगा? तो पचा हुआ भोजन किसको चाहिए भाई? फूड चाहिए किसको भाई? हमारे शरीर को चाहिए। शरीर किसका बना हुआ है? शरीर किसका बना हुआ है? सेल्स का, कोशिकाओं का। तो जो भोजन है वो शरीर की हर सेल को चाहिए, हर कोशिका को चाहिए। लेकिन अभी तो पचकर कहां गया है या कहां पर पचा है? अरे कहां पचा भाई? हमने खाया है तो कहां पचा है? तो वो इस आहार नाल में डाइजेस्ट हुआ है ना, आहार नाल में बचा है ना। तो यहां से कहां भेजने इसको? सेल्स तक भेजना। तो आहार नाल से हर सेल तक, चाहे वो इस अंगुली के आखिरी सेल की बात करूं, यहां पर सेल की बात करूं, पांव में सेल की बात करूं, वहां तक पहुंचाने का काम किसका है? शरीर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बस का काम, टैक्सी का काम, ट्रेन का काम, वो किसका है? तो हमारे शरीर में फ्लूइड, तरल होता है। और हम कह सकते हैं पचे हुए भोजन का तरल में जाना। कौन से तरल की बात कर रहा हूं? दो फेमस तरल है। सबसे फेमस तरल है ब्लड, रुधिर, और उसके बाद दूसरा तरल है लिम्फ, लसीका। सुना होगा, 9-10 की बातें बता रहा हूं, उसके थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़े। संस्कार गुरु चैनल, संस्कार गुरु नागौर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको ये वीडियोस मिल सकते हैं। और दूसरा, आप लोग संस्कार एकेडमी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एडमिशन के लिए। संस्कार एकेडमी ऐप पर जाकर, प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एडमिशन के लिए। खैर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। ब्लड और लिम्फ, खाना पच गया, सरल खाना हो गया, अब उसको सेल्स तक पहुंचाना है, किसका काम होगा? ब्लड और लिम्फ का। तो एलिमेंट्री के नाल, आहार नाल से सिंपल डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए खाने का ब्लड या लिम्फ में जाना क्या कहलाता है? ब्लड या लिम्फ में जाना क्या कहलाता है? तो एक वर्ड यूज होता है एब्जॉर्प्शन। क्या वर्ड यूज होता है? एब्जॉर्प्शन। मैं कह रहा हूं खाना कहां पहुंच रहा है? रुधिर और लसीका। पचा हुआ खाना, आपके शरीर में दो तरल है, ब्लड और लिम्फ, वहां पहुंचना आहार नाल से क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो गया। ठीक है? और अवशोषण करने के बाद ये ब्लड उस फूड को कहां दे देगा? ये लिम्फ उस फूड को कहां दे देगा? आपकी सेल्स में। कहां पे दे दिया जाएगा? आपकी सेल्स में, कोशिकाओं को दे दिया जाएगा। सेल्स इसका क्या करेगी भाई? कोशिकाएं क्या करेगी? तो कोशिकाएं इसका विभिन्न प्रकार से यूज करेगी। हम पहले कह रहे हैं खाना पचा यानी सिंपल बना, आहार नाल में, एलिमेंट्री के नाल में, वहां से ब्लड या लिम्फ में गया, अवशोषण हो गया, और अब हम उसका यूज कर रहे हैं सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर पहला यूज तो क्या है कि उससे आप क्या बना लीजिए? एनर्जी बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ऊर्जा बना लीजिए। तो जो सिंपल फूड है, ब्लड से सेल्स को मिल रहा है, उससे ऊर्जा बना ली जाए। उसके लिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें ऊर्जा बनने की बात होगी। ठीक है? और वो ऊर्जा किस रूप में आपके पास होगी? तो शरीर में ऊर्जा की मुद्रा, शरीर में एनर्जी की करेंसी आप बात कर चुके हैं। कौन सी? एटीपी, बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम तो सुना होगा। जिस तरीके से हम लोग बाहर करेंसी की बात करते हैं, रुपए की, यूएस में डॉलर की, उसी तरीके से शरीर में एनर्जी की करेंसी, ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी है। तो सेल्स में या तो उस खाने से एटीपी बन जाएगा, या फिर वो खाना शरीर में स्टोर हो सकता है, या फिर कुछ और काम में यूज हो सकता है। और जब ये इस तरीके से यूज होता है तो इसके लिए एक वर्ड यूज लेते हैं, एसिमिलेशन। एक वर्ड यूज लेते हैं, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल फूड बनाना डाइजेशन है, उसको ब्लड या लिम्फ में जाना अवशोषण है, फिर वो सेल्स में जाता, वहां यूज होना क्या है? एसिमिलेशन है, स्वांगीकरण है। बोलो बात क्लियर है क्या?
अब जो खाना नहीं पचा उसका क्या होगा? जो खाना नहीं पचा है 100% तो किसी काम का एफिशिएंसी नहीं होता है, तो जो नहीं पचा है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा और हम लोग उसको बोलते हैं डिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं? विष्ठोत्सर्ग। जो अपचित खाना है उसका शरीर से बाहर निकलना डिफिकेशन कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत क्या किसी को भी? अरे समझ में आ रही है बात? आपके पास कॉपी होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, आप इसको ढंग से सुने और नोट्स बनाने की कोशिश करें। कम से कम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना है। घर पर पढ़ाई शुरू कर लो। ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर चुका। अगली बात, अब हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरी आहार नाल में क्या क्या संरचनाएं होती हैं। यहां तक क्लियर है भाई? मिटा दूं सारा का सारा? अब की बात है, इसमें अपन क्या कह रहे थे कि भाई पाचन के अंदर, तो अपने अंदर आहार नाल के अंदर भाग कौन से हैं? हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात हुई है, तो आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं ह्यूमन के अंदर? ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि एलिमेंट्री के नाम सबको पता है कहां से स्टार्ट होगी, माउथ से। ठीक है, उसके बाद में कुछ पार्ट इसके अंदर माउथ के अंदर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक भाग होगा कौन सा? फेरिंक्स। फेरिंक्स, फेरिंक्स नाम सुना होगा, ग्रसनी बोलते हैं इसको। ठीक है, पहले हम नाम देखें क्या क्या होता है। माउथ के अंदर आप लोग 3 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे टीथ, दांत। ठीक है, दांत भी अलग अलग तरीके के होता है। ठीक है ना, तो टीथ, दांत। सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है इसके अंदर। टंग, ठीक है, जिह्वा, इसमें खाली मसल्स होती है, पेशी होती है, हड्डी नहीं होती है। और एक होता है सलाइवरी ग्लैंड। एक क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जीभ में तो कोई हड्डी है नहीं, वो तो कुछ उल्टा सीधा बोल के और अंदर चली जाती हैं, और फिर जो नुकसान होता है वो बाकी शरीर को भुगतना पड़ता है। इसलिए जीभ का यूज सोच समझ के बोलने में करना चाहिए। ठीक है, तो खाली किसकी बनी हुई है? मसल्स की। टीथ हो गया, टंग हो गया, लार ग्रंथियां हो गई। ठीक है, फिर फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद अगला संरचना आप नाम सुने होंगे, ईसोफेगस। एक नाम सुने होंगे ईसोफेगस, ग्रसिका। ठीक है, ईसोफेगस के बाद में आप एक नाम सुने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टोमक। स्टोमक, आमाशय। आमाशय के बाद एक नाम सुने होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम सुने भाई? अरे बोलो भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। वैसे सबसे लंबी यही है, नाम छोटी है, सबसे लंबी यही है। हमने कहा था लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 मीटर। डेथ के बाद बढ़ जाती है। छोटी आंत के बाद कौन है भाई? बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत फाइनली इसमें खुल जाती है एनस, गोदाम। ठीक बात। अगर आपको थोड़ा सा यंग का टैक्सोनॉमी याद हो तो ह्यूमन हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें आहार नाल की 2 ओपनिंग है, एक माउथ और एक एनस। अगर आपको याद हो तो प्लेटी हेलमिंथ तक, अगर मैं आपको याद हो तो प्लेटी हेलमिंथ सुना होगा, प्लेटी हेलमिंथ तक अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अपूर्ण पाचन तंत्र नोट करते रहे भाई, साइड में अपन दूसरी बातें बहुत करेंगे। अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है, खाली एक ओपनिंग है। ठीक है ना, एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में। और यानी कि अगर मेरा अगला क्वेश्चन है कि पहला कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला पूर्ण पाचन तंत्र किस फाइलम में, एनिमल्स में स्टार्ट हुआ, तो प्लेटीहेल्मिंथ के बाद कौन आ रहा है आपके पास? एस्केहेल्मिंथ। ठीक है ना, तो एस्केहेल्मिंथ में पूर्ण पाचन तंत्र स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। उसके बाद तो आगे सब में है। ठीक है, तो एनस। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो छोटी आंत के अंदर कुछ भाग हैं, तो छोटी आंत के अंदर कुछ भाग हैं, इंपॉर्टेंट भाग है ड्यूडिनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूडिनम को आप लोग ग्रहणी बोलते हैं शायद, ड्यूडिनम।
ठीक है। ड्यूडिनम के बाद में हम लोग बात करते हैं जेजुनम। क्या बात करते हैं? जेजुनम। और जेजुनम के बाद में हम लोग क्या बात करते हैं? इलियम। तो ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत के फिर 3 भाग हैं। बड़ी आंत के फिर 3 भाग हैं। 3 भाग है, उसमें से एक का नाम क्या आता है? सीकम। एक का नाम क्या आता है? कॉलोन। एक का नाम क्या आता है? रेक्टम। बोले तो मलाशय। वैसे ये सब नाम आपके 10th में आ चुके हैं आरबीएससी में, सीबीएसई में भी है। तो सीकम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है। यहां पर इन्हीं में से एक का पार्ट आपको मिलेगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम मिलेगा भाई? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हम आहार नाल की बात कर रहे हैं। 2 ओपनिंग है, माउथ और एनस, उसके बीच में विभिन्न संरचनाएं हैं जहां भोजन का डाइजेशन होगा, यानी कि जो जटिल भोजन है, कॉम्प्लेक्स फूड है, वो सिंपल में बदलेगा, ठीक है। तो पचाने के लिए क्या चाहिए? हमने कहा था एंजाइम्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 और संरचनाएं काम आती हैं। यहाँ पे डायग्राम हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, या फिर आपकी बुक में है डायग्राम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो राइट हैंड साइड के अंदर आहार नाल से जुड़ी हुई एक संरचना और होती है, शायद आपने नाम सुना होगा लीवर, और लीवर से एक संरचना और जुड़ी होती है गॉल ब्लेडर। क्या नाम बोल रहा हूं? लीवर बोले तो यकृत, और गॉल ब्लेडर बोले तो पित्त की थैली। अरे बोलो भाई, क्या नाम है? लीवर एंड गॉल ब्लेडर, यकृत और पित्त की थैली। किधर की साइड में अभी मामला? राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लोग एक संरचना और बात करते हैं, पैनक्रियास। क्या बात करते हैं? पैनक्रियास, यानी कि क्या बोलते हैं? अग्नाशय, यानी कि इसको एक नाम और देते हैं स्वीट ब्रेड। अरे क्या बोल रहे हैं? मीठी ब्रेड, ठीक है ना। तो माउथ से एनस तक ये जो संरचनाएं हैं, ये हमारे डाइजेशन, पाचन में हेल्प करती। किसको पचाना है? जो खा रहे हैं उसको। पचने से क्या होगा? सिंपल फूड बनेगा। तो इसको पचाने में एंजाइम काम आते हैं, बायोकैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक। ये एंजाइम कहां से निकलते हैं, कैसे होते हैं? तो यहाँ पे अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां होती है। और वो पाचक ग्रंथियां मेनली 5 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 5। सबसे पहले समझिएगा, अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर ग्लैंड जो है वो है सैलाइवरी ग्लैंड। 5 ग्रंथियां हैं, भोजन को पचाना है, सिंपल बनाना है। पहली कौन सी है? सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। यहां से जो रस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? सैलाइवा। यहां से जो रस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? सैलाइवा। पहला पाचक रस, फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस कौन है? सैलाइवा है। कहां है? मुख में है। यानी मैं कह सकता हूं भोजन का डाइजेशन शुरू कहां हो जाता है? मुंह में। कौन शुरू करता है? सैलाइवा, लार के एंजाइम। आपके पास 3 घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। सच मानिएगा, यकीन मानिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां पे? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है कहां पे? मुख के अंदर। प्रोटीन, फैट का अभी पाचन शुरू नहीं हुआ। कौन कर रहा है? सैलाइवरी ग्लैंड की सैलाइवा में उपस्थित एंजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ जो होता है, नाम नोट कर लीजिएगा, सैलाइवरी एमाइलेज। जब भी कभी नाम आ जाए एमाइलेज, अरे क्या नाम आ जाए? एमाइलेज। 11वीं में बताया है कि ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। कुछ लोग इसको टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। साइलेंट है पी, नहीं तो कुछ लोग हमारे हिंदी मीडियम वाले पहले बोलते थे पटाइलिन, ठीक है, कोई ना। दूसरा एंजाइम या दूसरा रस जो मिलेगा, दूसरा रस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा स्टोमक में, आमाशय में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक जूस। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के लिए एक नाम दिया जाता है क्या? जठर रस। एक नाम दिया जाता है क्या? जठर रस, ठीक है। और ये जठर रस
किसका पाचन करना शुरू करता है? प्रोटीन का। ये गैस्ट्रिक जूस किसका डाइजेशन स्टार्ट करता है? प्रोटीन का। और यह सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, ये क्या एसिड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, 9th 10th में पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा यहाँ पे एंजाइम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे होते हैं, सबसे मेन एंजाइम की बात कर रहा हूं पेप्सिन, खाली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। पहला रस कौन सा है? सलाइवा, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, माउथ में है, पाचन किसका शुरू करता है? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा कौन सा है? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, स्टोमक में है, किसका स्टार्ट करेगा डाइजेशन? प्रोटीन का। HCl, पेप्सिन इसके मेन घटक है। तीसरा एंजाइम, तीसरा रस जो है वो मैं अगर आपसे बात करूं तो तीसरा रस जो आपके निकलता है वो निकलता है लीवर से, या यूं कहें इसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। अरे क्या बोलते हैं भाई, नाम तो सुना होगा, क्या बोलते हैं भाई? बाइल जूस यानी कि पित्तरस। तीसरा रस कौन सा है? बाइल जूस यानी कि पित्तरस। कहां से निकलता है? लीवर से, यकृत से, ठीक है ना, यकृत से निकलता है, ठीक है। और लीवर से निकलकर वो एक संरचना में पहुंच जाता है, पित्त की थैली, गॉल ब्लेडर, वहां पे वो थोड़ा इकट्ठा होता है, या फिर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, वहां पे वो थोड़ा सा सांद्रित होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। तो प्रश्न बनता है बाइल जूस पित्तरस कौन बनाता है? लीवर। लेकिन वो एकत्रित कहां होता है? गॉल ब्लेडर। वो सांद्रित कहां होता है? गॉल ब्लेडर। एक बहुत राज की बात बताऊं क्या, वो ये है कि पित्तरस के पास में ये है तो रस, लेकिन इसके पास में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बात ध्यान से सुन लेना, पित्तरस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये खाना पचाता नहीं है, ये खाली पचाने में हेल्प करता है, सहायता करता है। इसके पास कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम लोग बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं, बाइल सॉल्ट बोलते हैं, पित्त वर्णक और पित्त लवण बोलते हैं, लेकिन कोई एंजाइम इसके पास नहीं होगा। तीसरा रस कौन सा हो गया? पित्तरस, ठीक है। ये खाली हेल्प करेगा, ठीक है ना, इसमें पाचन में, लेकिन पाचन नहीं करेगा। चौथा रस में अगर आपसे बात करूं, चौथा रस में अगर आपसे बात करूं तो छोटी आंत से निकलता है और उसको बोलते हैं, चौथा रस में अगर आपसे बात करूं तो अग्नाशय से हम लोग ले लेते हैं और उस रस को बोलते हैं, पैनक्रियास से निकलने वाले रस को बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। क्या बोलते हैं भाई? पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस, ठीक है। अग्नाशय से निकलने वाले रस को नाम क्या दे दिया? अग्नाशय रस। ये रस बड़ा काम का है, ये रस बड़ा काम का है। आप भोजन में जो भी खाते हैं, क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उन सबका डाइजेशन कर सकता है कौन? पैनक्रिएटिक जूस में उपस्थित एंजाइम। बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं है, इसके पास सारे एंजाइम हैं। और जब इसके पास सारे एंजाइम हैं तो लोग इसको पुकारते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये टोटल डाइजेस्टिव जूस है। अरे क्या है? ये टोटल डाइजेस्टिव जूस है। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? ये पूर्ण पाचक रस है, ठीक है ना। तो चौथा अग्नाशय यानी स्वीट ब्रेड, ये पूर्ण पाचक रस है, टोटल डाइजेस्टिव जूस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों रस, बाइल जूस पित्तरस और पैनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस, ध्यान रखना ये क्षारीय पीएच पर काम करते हैं, ये बेसिक पीएच पर काम करते हैं। और ये रस यहां से निकलकर कहां चले जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। पित्तरस भी कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रिएटिक जूस भी कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और भोजन का बहुत सारा पाचन करेंगे। क्या करेंगे? बहुत सारा पाचन करेंगे। इसके बाद में मैं अगर आपसे बात करूं तो पांचवा रस जो अपने पास है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। छोटी आंत से निकलता है और उसको नाम क्या देते हैं भाई? इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत्रीय रस, ठीक है ना। और ये आंतरीय रस को एक नाम और भी दिया जाता है फाइनल डाइजेस्टिव जूस, अंतिम पाचक रस।
अंतिम पाचक रस यानी कि भोजन का फाइनल डाइजेशन, अंतिम पाचन कौन कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस, आंतरिक रस के एंजाइम। बात समझ में आ रही है? पाचन का शुरुआत कहां से हुआ? माउथ से, सिलाइवा से, सिलाइवा के एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोटीन पचा कहां पर? आरंभ हुआ कहां पर? स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस में। वहां पे पीएच एसिडिक होगी भाई, HCl के कारण मेन एंजाइम पेप्सिन है। बाकी तीनों रस कहां मिलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर ने और गॉल ब्लैडर ने क्या भेजा? बाइल जूस, बिना किसी एंजाइम वाला। और पैंक्रियाज ने क्या भेजा? पैंक्रियाटिक जूस, बहुत सारे एंजाइम वाला पूर्ण पाचक रस। और ये पाचन जब करते हैं तो उसके बाद अंतिम पाचन कौन कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस, इसलिए उसको बोलते हैं फाइनल डाइजेस्टिव जूस। तो भोजन का पाचन का स्टार्टिंग होता है माउथ से और पाचन खत्म हो जाता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सर्वाधिक पाचन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अरे जब पच गया उसके बाद क्या होगा? तो पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, और वो अवशोषित होकर कहां जाएगा? हमने कहा था ब्लड और लिम्फ में जाएगा। वो उसे कहां पहुंचा देंगे? सेल में। जो नहीं पचा वो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, एनस से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। 5 तरह के जूस हैं, जिसमें से 4 तरह के जूस के पास एंजाइम है और ये अपने भोजन को पचाते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, थोड़ा बहुत न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं और इस तरीके से सारी बात होती है। आप डायग्राम देख लीजिएगा, आप इस थ्योरी को देख लीजिएगा। संस्कार गुरु नागौर जो अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा। एक हमने इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट किया है, डेली 10 से 15 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के हैं उनको सॉल्व कराना स्टार्ट किया है। डेली स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ने के 2 तरीके हैं, थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या क्वेश्चन से थ्योरी समझिए। तो नया तरीका हम लेके आए क्वेश्चन से थ्योरी करने का। रोज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग वर्ड जो 11th का पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आज सॉल्व करवा के और उस चैप्टर को आज हमने समझाया है 19 मई जो आज है, हमने पहला लेक्चर उसका अपलोड किया है। तो आप उस सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं और लगातार पढ़ें, घर पर मेहनत करें और अपनी जो सुझाव है वो देते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।